विचार कंबाइन हुआ, नेटवर्क लेयर मिलती हैं तो नेटवर्क। इसी तरह इनपुट डाटा और करस्पॉन्डिंग लेबल्स या टारगेट वैल्यूज के जो मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का जो एक अप्रोच है वो यही वाली है कि हम डाटा और टारगेट्स जो हैं या उसकी वैल्यूज जो है ना प्रोवाइड करते हैं। फिर हमें मालूम है लॉस फंक्शन क्या करता है। लॉस फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है लॉस स्कोर की, जिसकी वजह से ये फीडबैक सिग्नल जो है वो ऑप्टिमाइजर को जाता है। आपको फिर फैसला करता है कि उसको लर्निंग को किस तरह, जो कर्नल के वेट्स हैं उनको किस तरह कम करना है, ज़्यादा करना है, क्या करना है। ये डायग्राम आपके जहन में होगी कि इनपुट आता है, लेयर्स के अंदर जो है ना वेट्स मल्टीप्लाई होते हैं इनपुट वैल्यूज से, एक लेयर से दूसरी लेयर में वैल्यूज ट्रांसफर होती जाती हैं, शिफ्ट होती जाती हैं। उसके बाद एट सम इंस्टेंट जो है हमारे पास एक प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाती है, जिसको हम एक जो ओरिजिनल वैल्यू है उस डाटा की उससे कंपेयर करके डिफरेंस फाइंड आउट करता है लॉस फंक्शन, और वो डिफरेंस वैल्यू जो है वो लॉस स्कोर कहलाती है। ये लॉस स्कोर जो है वो ऑप्टिमाइजर के पास जाता है और ऑप्टिमाइजर इसकी बिहाफ पर जो है बैकवर्ड प्रोपगेशन करता हुआ वेट्स को रिवर्स डायरेक्शन में एडजस्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ डिटेल लेयर की जो है वो कुछ दी हुई है और मुख्तलिफ डेफिनेशन मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो लेयर के बारे में एक्सप्लेन किया है कि फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन न्यूरल नेटवर्क इज लेयर। डाटा स्ट्रक्चर का जो न्यूरल नेटवर्क का जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका फंडामेंटल जो है उसकी बुनियाद जो है वो लेयर है, जो हमने चैप्टर 2 में देखी। लेयर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ डीप data processing module that takes input one or more tensors and output one or more tensors। जो लेयर क्या करते हैं, टेंसर लेती हैं, टेंसर देती हैं। सम लेयर्स आर स्टेटलेस, स्टेटलेस लेयर्स होती हैं। हमने देखा कि हाँ अगर कुछ लेयर स्टेटलेस हैं तो कुछ स्टेटफुल भी होंगी। ऐसी तमाम लेयर्स जिनके अंदर जो है वो डाटा के अंदर वेट्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं वो स्टेटफुल लेयर्स होती हैं। बाज लेयर्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई वेट की चेंजिंग नहीं हो रही होती, ठीक है, तो वो स्टेटलेस लेयर होती है। जिस तरह अगर मैं अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम ड्रॉप आउट लेयर लगा दें, एम्बेडिंग लेयर लगा दें, ये दीज आर द लेयर्स जिसके अंदर वेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, तो इसलिए वो स्टेटलेस लेयर कहलाती है। बट मोर फ्रीक्वेंटली लेयर्स हैव अ स्टेट। लेयर की स्टेट क्या चीज़ है? द लेयर वेट one or several tensors learned with SGD which together contains network knowledge। नेटवर्क की लेयर क्या चीज़ है? उसके वेट्स हैं। वो वेट्स क्या होते हैं? वो एक टेंसर भी हो सकता है, मोर देन वन टेंसर भी हो सकता है, और ये वेट्स जो हैं वो लर्न होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर की मदद से, और इसी के अंदर जो है वो सारी नॉलेज जो है वो छुपी हुई होती है। अच्छा, बहुत हद तक ये मुमकिन है कि एट दिस इंस्टेंट आपको शायद ये बात समझने में मुश्किल हो रही हो कि वेट्स के अंदर नॉलेज छुपी हुई होती है, क्या होता है। कि जैसे जैसे अभी थोड़ा आप वक्त गुजारेंगे न्यूरल नेटवर्क के साथ और मुख्तलिफ रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये नज़र आने लगेगा कि ये सारा जो है वो फिल्टर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, यानी वेट्स भी जो है वो फिल्टर्स हैं जो अप्लाई होते हैं इनपुट के ऊपर, और वो जो है ना कैलकुलेशंस के थ्रू जो है वो फिर नई प्रेडिक्शन जो है वो निकालते हैं। तो ये थोड़ा वक्त गुजरने के साथ समझ में आएगा। अभी आप बाय डेफिनेशन याद रखें, कुछ चीज़ें हमें बाय डेफिनेशन याद रखनी पड़ती हैं, उनकी सही अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी दूसरे पॉइंट पे जो है वो आपको समझ में आएगी। तो डिफरेंट लेयर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट टेंसर फॉर्मेट। अब कौन सी लेयर, मतलब क्या एक ही टाइप की लेयर है? हम मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स का जो है इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के डाटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी डिपेंड्स अपॉन डाटा कि विच टाइप ऑफ डाटा वी आर डीलिंग, वी विल यूज दैट काइंड ऑफ लेयर, यानी दैट काइंड ऑफ नेटवर्क लेयर। इस तरह ने यहाँ कुछ बताई हैं कि भाई अगर हम सिंपल वेक्टर डाटा है हमारे पास, जैसा हमारे केस में
इमेज वाले डाटा के केस में हमने किया था कि इफ यू हैव अ सिंपल वेक्टर डाटा स्टोर्ड इन अ 2D टेंसर ऑफ शेप, सिंपल वेक्टर डाटा था लेकिन वो 2D टेंसर बना हुआ था, यानी एक वेक्टर एक रॉ में था और एक वेक्टर वो एक इमेज थी, वन वेक्टर वाज वन इमेज। तो सैंपल और फीचर इस फॉर्म में डाटा था। तो अगर सिंपल वेक्टर डाटा हमारे पास है जो 2D शेप में हमने रखा हुआ है अपने पास डाटा के अंदर, इज ऑफन प्रोसेस बाय डेंसली कनेक्टेड और फुली कनेक्टेड डेंस लेयर। तो ऐसा डाटा जो है जो वेक्टर फॉर्म में हो वो क्या होता है, अभी वो डेंस लेयर से होता है। आपको याद होगा हमने भी जो है वो लेयर जो है वो ऐड की थी, लेयर डॉट डेंस ऐड की थी। तो यहाँ मैंने आपसे उस वक्त ये बात की थी कि डेंस लेयर जो होगी वो हमेशा इनपुट जो है वो वेक्टर टाइप का लेगी। ठीक है, अगर इस बात को उल्टा कर दूं तो ये वाली बात हो जाती है कि अगर इनपुट वेक्टर टाइप का है तो लेयर जो है वो डेंस टाइप की होगी। तो सीक्वेंस डाटा जो हमारे पास 3D डाटा होता है, 3D डाटा जो है सीक्वेंस डाटा जो है वो आम तौर पे हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNN लेयर से जो है ना वो उसको प्रोसेस कराते हैं। RNN में फिर इन्होंने बताया कि LSTM लेयर है, गुरु लेयर है और इसकी RNN के अंदर जो है वो उसकी अम्ब्रेला में आती है। तो वो 3D टेंसर का अगर हमें डाटा प्रोसेस कराना है हमें, तो उस 3D टेंसर को हमने क्या करना पड़ेगा, इस RNN लेयर से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरह जो है वो इमेज डाटा है जो 4D टेंसर में स्टोर होगा। एक तो इमेज की डेप्थ है, उसकी विड्थ एंड हाइट और उसकी कलर चैनल। ऐसा डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम CNN इस्तेमाल करेंगे, कन्वोल्यूशनल लेयर इस्तेमाल करेंगे। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या रिकरेंट लेयर या कन्वोल्यूशनल लेयर शॉर्ट फॉर्म में क्या दें। अच्छा जी, तो यू कैन थिंक ऑफ लेयर्स एज अ लीगो ब्रिक्स ऑफ डीप लर्निंग। जिस तरह लीगो ब्रिक्स होते हैं, बच्चे खेलते हैं, उससे कोई चीज़ फॉर्म करते हैं मुख्तलिफ, तो लेयर्स भी जो है वो डीप लर्निंग के लीगो ब्रिक्स हैं, तो उनको इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं। तो द नोशन ऑफ लेयर कंपैटिबिलिटी, जब एक कॉन्सेप्ट आया कि लेयर कंपैटिबिलिटी का कि लेयर्स जो है आपस में कंपैटिबल होती हैं। कंपैटिबिलिटी किसे कहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अगर हैं तो आप इजीली जानते हैं कि हार्डवेयर जो है वो ऐसे ही हम अपने सिस्टम में नहीं लगा देते, बल्कि हम क्या देखते हैं कि वो कंपैटिबल भी है, हमारे मदरबोर्ड के साथ चीज़ें हमारी कंपैटिबल होनी चाहिए जो उसको मदरबोर्ड जिनको एक्सेप्ट कर। तो लेयर्स भी जब क्लिप हो रही हैं एक साथ एक दूसरे के बाद आप लगा रहे हैं तो लेयर भी कंपैटिबल होनी चाहिए। तो टू द यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, तो कंपैटिबिलिटी की जब हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, तो इसका मतलब ये होता है कि एक सर्टेन टाइप का इनपुट जो है वो लेयर लेंगी और एक सर्टेन टाइप का आउटपुट जो है वो देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इनपुट आ जाएगा किसी भी शेप में और कोई भी आउटपुट निकल जाएगा उसमें से किसी भी शेप में। नहीं, एक यकीनी इनपुट होगा और एक यकीनी आउटपुट होगा। यकीनी से मतलब है कि आपको मालूम होगा हमें क्या इनपुट देना है, किस साइज का इनपुट देना है, और आपको मालूम होगा कि नेटवर्क हमें किस साइज का आउटपुट देगा। यहाँ ये लेयर इंट्रोड्यूस की हुई है, लेयर डॉट डेंस, और इनपुट उसमें जो है वो क्या होगा, कितनी शेप का होगा और आउटपुट जो है वो कितने निकलेंगे, 32 आउटपुट निकलेंगे। ये जो है दोनों यहाँ पर चीज़ें मेंशन है कंपैटिबल जिसको हम कह रहे हैं। इसी तरह हमने ये मॉडल जो है वो अपनी पिछली डिस्कशन में देख लिया है कि सीक्वेंशियल टाइप का हमारा मॉडल है। पहली लेयर में हम इनपुट भी बता रहे हैं और तो 32 का आउटपुट है, दूसरी लेयर में भी 32 का आउटपुट है। लास्ट लेयर जो होती है वो आउटपुट लेयर कहलाती है। कि लॉस फंक्शन क्या चीज़ है, अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में भी आपको समझाया कि लॉस फंक्शन क्या है।
ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इसको नाम देते हैं कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन दिस केस, न्यूरल नेटवर्क केस में हमारा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, हमारा जो केपीआई है, वो लॉस है। हम लॉस फंक्शन की वैल्यू को देख के अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को गेज कर रहे हैं कि भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा इंडिकेटर है, इसीलिए वो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, मकसद भी वही है। तो हमारे केस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लॉस फंक्शन है। अब क्या कहते हैं डेफिनेशन में, यही वो क्वांटिटी है जिसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर ऑफ सक्सेस फॉर द टास्क दैट, यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारा टास्क इन हैंड है, उस पर हम कितने सक्सेसफुल हैं। ऑप्टिमाइजर के बारे में हमने पढ़ा कि ऑप्टिमाइजर का काम क्या होता है, वेट्स को एडजस्ट करना डिपेंड्स ऑन द फीडबैक सिग्नल गिवन बाय द लॉस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लॉस स्कोर। So determine the network will be updated based on the loss function. It implements specific variant of SGD. ये जो ऑप्टिमाइजर है, जितने भी ऑप्टिमाइजर कोई सा भी आप यूज करें, इस सारे के सारे जो है ना, वो एक ही टाइप का ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे, दैट इज ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर या ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, इस एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर करके मुख्तलिफ अंदाज में नए नए ऑप्टिमाइजर बना लिए हैं, लेकिन वो सारे के सारे हैं सब ग्रेडियंट बेस्ड ही है, उसी का वर्जन है। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्जन जो है वो इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा होगा। तो ये पढ़ लीजिएगा कि सही ऑब्जेक्टिव फंक्शन चुनना चाहिए, वरना जो है ना वो आउटपुट जो है वो सही नहीं आते। सही कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं कि भाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यहाँ कुछ वाले भी इन्होंने लॉस फंक्शन इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल हतमी बात नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। तो भाई when it comes to problems such as classification, regression and sequence prediction, जब हमारे पास ऐसी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम चीज़ों की, या प्रिडिक्शन कर रहे हैं किसी प्राइस वैल्यूज की, वेदर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या हम सीक्वेंस प्रिडिक्शन है, कोई जो है ना स्टॉक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, टाइम बेस्ड प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो देयर आर सिंपल गाइडेंस यू कैन फॉलो टू चूज द करेक्ट लॉस। कुछ सिंपल गाइडलाइंस हैं जिसकी बिहाफ पे आप सही लॉस फंक्शन जो है वो चुन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज किया जाएगा। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इज द नेम ऑफ अ लॉस फंक्शन फॉर टू क्लास क्लासिफिकेशन। यानी जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन से पहले तो मतलब क्या है इसको समझना पड़ेगा। ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर दो ही बातें हैं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये हमारा डेटा कैट एंड डॉग, ठीक है, बारिश होगी नहीं होगी, इसके दो ही आंसर हैं। यानी हमारी जो कैटेगरीज हैं, लेबल्स की कैटेगरीज हैं, वो कितनी हैं, दो हैं। डेटा हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू कह लें, ठीक है। तो ऐसी जो क्लासेस होती हैं कि हमारा डेटा उसमें दो चीज़ों में बढ़ जाए, तो वो टू क्लास क्लासिफिकेशन है, जिसको बाइनरी क्लासिफिकेशन का नाम जो है वो हम देते हैं। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में we will use binary cross entropy as a loss function. Then उसके बाद categorical cross entropy for a many class classification problem. When there are more than two classes, more than two is called many, right? When there are more than two data classes in our data, तो वो टू मोर देन टू 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। दो से अगर ज़्यादा हैं तो दो से ज़्यादा की सूरत में हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर इस तरह
मीन स्क्वायर्ड एरर और अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। जब भी हम रिग्रेशन का एल्गोरिथम यूज कर रहे होंगे तो ऐसी सूरत में हम मीन स्क्वायर्ड एरर इस्तेमाल करेंगे लॉस फंक्शन में। इसी तरह सीक्वेंस लर्निंग प्रॉब्लम जिसमें नेक्स्ट लाइन प्रिडिक्शन है, टेक्स्ट प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो इस तरह के केस के अंदर जो है वो सीटीसी नामी जो है वो लॉस फंक्शन है जो इस्तेमाल। बहुत रेयर केसेस में जब आप किसी जेन्युइन नई प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो जो किसी ने पहले ना उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया हो, और हो सकता है कि उसके लिए कोई लॉस फंक्शन भी डिफाइंड ना हो अब तक, तो इन दैट केस आप जो है वो अपना डेवलप योर ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो खुद सोचना और नहीं करना पड़ेगा। वैसे बेसिक प्रॉब्लम जो होती हैं कॉमन प्रॉब्लम्स उनके लिए आपसे तो ये जो आपके बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी फॉर मोर देन 2 क्लासेस एंड मीन स्क्वायर्ड एरर फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम and CTC for sequence learning problem, time series problem। अच्छा, फिर यहाँ ये कैरस का इंट्रोडक्शन है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कैसे बनी, क्या हुआ, बैकएंड कौन सा है। टेंसर फ्लो का भी कैरस का बैकएंड जो है वो टेंसर फ्लो में भी है, सियानो में भी है एंड CNTK में भी है। If you are using any of that machine learning libraries, you can use Keras with these names। तो हम TensorFlow.keras कर रहे हैं, we can do Theano.keras, we can do CNTK.keras, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल था, ठीक है। तो आप केरस जो है वो किसी भी बैकएंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे जब पहली बार आप फ्लो इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे चलाएंगे और इंपोर्ट टेंसर फ्लो करेंगे तो वो आपको लिखा हुआ भी दिखाएगा बैकएंड जो है ना, कैरस का बैकएंड जो है ना विद टेंसर फ्लो बैकएंड विद थियानो बैकएंड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कैरस के साथ जो है वो ये तीनों है, और इसको कौन सपोर्ट कर सकता है, CUDA, QDNN जो भी इंजन हैं, CPU, GPUs, ये सारे जो जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं दे कैन परफॉर्म विद दिस। केरस के साथ जो है ना वो कैसे हम डेवलपमेंट करते हैं, अभी हम देखा, हमें ट्रेनिंग डेटा हमारे पास होता है, नेटवर्क बनता है, कंपाइलेशन होती है, आइट्रेशन शुरू होती है, फिट मेथड चलता है, ठीक है। मॉडल्स कैसे बने हुए हैं ये आपको दोबारा दिखा दी कि रिफ्रेशर के तौर पे जो है 2 तरह की मॉडलिंग हम पढ़ेंगे। क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, 3 तरह की पढ़ेंगे आप देखेंगे। एक आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने देखा हुआ है, इसको हम सीक्वेंशियल मॉडल कहते हैं, सीक्वेंशियल API, ठीक है, या सीक्वेंशियल क्लास। फिर यही मॉडल जो है वो ये बना हुआ है, ज़रा डिफरेंट स्टाइल में है, ये फंक्शनल API कहलाता है, फंक्शन, ठीक है। अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं, इनपुट जो आपने बनाया है लेयर के साथ उसको आपने एक ऑब्जेक्ट इनपुट टेंसर में स्टोर किया, तो लेयर आपने बनाई, तो ये इनपुट एक्सप्लिसिटली आपने इसके आगे रख दिया। अब ये इनपुट इसके साथ कंबाइन होगा, ये लेयर अपने वेट जनरेट करेगी, अपना कर्नल जनरेट करेगी, उसके साथ ये इनपुट डॉट प्रोडक्ट होगा और एक आउटपुट बनेगा जो आउटपुट चला जाएगा एक्स के अंदर। अब ये आउटपुट एक्स जो है ये इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे हम अगली लेयर के साथ, और ये प्रोसेस तरह चलता रहेगा। पिछली लेयर का जो आउटपुट है अगली लेयर के लिए इनपुट बना दिया जाएगा, ठीक है। आखिर में हमने मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिया है, इसको इनपुट दे दिया और आउटपुट टेंसर भी बता दिया, ठीक है। So with the functional API, you are manipulating the data tensor that the model processes and applying layers to this tensor as if they were functions। लेयर को फंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं और हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो हमारे पास इनपुट जो है वो आउटपुट जो है यहाँ पर हासिल हुआ है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो वी कैन या एक वेरिएबल के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको
चेक कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी बात सिर्फ सुनने के लिए हद तक चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जब फंक्शनल एपीआई हम एडवांस डीप लर्निंग के अंदर जाके पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। फिर ऑप्टिमाइज़र जो है वो यूज़ किया हमने। अभी ऑप्टिमाइज़र मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, RMS क्रॉप यूज़ कर लिया। अगर मैं उसको कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाह रहा हूँ तो मैं ऑप्टिमाइज़र्स को इंपोर्ट करने के बाद जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी डाल सकता हूँ, कर सकता हूँ। सेटिंग अ डीप लर्निंग वर्क स्टेशन, एनाकोंडा आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जुपिटर नोटबुक आप इस्तेमाल करते रहें, तो ये वाला पोर्शन भी आपके लिए जो है वो नया नहीं है, पड़ा हुआ है। क्योंकि डीप लर्निंग के जब मॉडल्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास CPU है, GPU नहीं है, तो डर है वो बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम की मेमोरी जो है वो ले लेगा, कोई और काम नहीं कर सकेंगे। और GPU यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करें, क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, AWS का EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ डिस्कस हैं। GPU अगर आप खरीदना चाह रहे हैं कौन सा खरीदें, NVIDIA का खरीदें, GTX 1060, यार ये थियोरिटिकल बातें थी। यहाँ से हमारी जो है वो पहली एग्जाम्पल शुरू हो रही है। यहाँ से हमने 3 एग्जाम्पल करनी है और डिटेल्ड एग्जाम्पल है और काफ़ी सारी चीज़ें नई आप यहाँ पर सीख सकेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है करने के लिए तो प्लीज़ करें, ताकि हम वरना इस एग्जाम्पल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करें। सर ये लॉस और ऑप्टिमाइजर जो होते हैं वो हर एक लेयर के ऊपर होते हैं? हाँ, लॉस और ऑप्टिमाइजर जो है वो हर एक लेयर पे होंगे। एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना वो रिग्रेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, अभी हम बात करेंगे इस पर तीसरी एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो ये 2 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यानी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बाइनरी और मल्टी क्लास में क्या फर्क है। ये जो डेटा सेट है ये हमारे पास IMDb डेटा सेट चलाते हैं, इंटरनेशनल डेटाबेस। इसके अंदर जो है वो क्या है, मूवीज के ऊपर जो रिव्यूज आते हैं वो रिव्यूज स्टोर है। 50,000 रिव्यूज हैं, ठीक है। 25,000 रिव्यूज ट्रेनिंग डेटा के अंदर रखे गए हैं और 25,000 रिव्यूज जो है वो टेस्टिंग में रखे गए, और हर 25,000 में से 50% नेगेटिव हैं और 50% पॉजिटिव हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज की तादाद इक्वल है। अगर ये इक्वल ना हो, इसमें डिसबैलेंसिंग हो, तो हमारा मॉडल जो है जो डेटा ज़्यादा है उसके लिए बायस हो जाता है। 25,000 में से 5,000 जो है नेगेटिव हो, 20,000 पॉजिटिव है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। वो पॉजिटिव से ज़्यादा ट्रेन होगा और नेगेटिव को भी अक्सर औकात पॉजिटिव बोल रहा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रुझान उसका होता है, इसलिए वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ जब 2 हिस्सों में तोड़ लिया गया है नेगेटिव टेस्टिंग और ट्रेनिंग में, तो यहाँ सवाल उठाया इन्होंने, वाई यूज सेपरेट ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा, यानी टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा अलग अलग क्यों? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का, वाई ट्रेनिंग डेटा इज एंड टेस्ट डेटा सेपरेट? जी, तो मतलब कोई भी ओवरफिट बात जो आपको समझ में आ रही हो। जी जी, ओवरफिट कर जाएगा वो, उससे वही ट्रेनिंग पे हिसाब से ही वो हो जाएगा, उसी को लर्न हाँ कर लेंगे बस एक हाँ, तरीके से। बात आप सही कह रहे हैं।
ओवरफिट कर जाएगा, लेकिन थोड़ी रीजनिंग के ये साथ। सर इसके और करते कोई हैं कि जो टेस्ट डाटा हो वो अनसीन हो मॉडल के लिए। अनसीन हो। और कोई भाई शाबाश। ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो ऑलरेडी वो ट्रेन हो चुका होगा और मॉडल को पता है कि किस तरह का है डाटा, तो उसको दोबारा करेगा तो ऑलरेडी ये तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी लर्निंग देगा उसके। तो उसको अगर हमें हाँ, मॉडल को चेक करना है कि हमारी लर्निंग कैसी हुई ये है वाली बात जो थोड़ी सी तो इन्होंने अनसीन डेटा की है, उसको देना होगा। हाँ, बातें वो भी सारी जो उन्होंने की हैं कि भी ओवरफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं थी उसके अंदर। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई हम जो है जब भी अपने मॉडल की एक्यूरेसी को गैज करना चाहेंगे तो वो याद रखें कि वो हमेशा अनसीन डाटा की एक्यूरेसी पे करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सबको जो है वो टीचर जो है ना वो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते रहे, सिर्फ सवाल सॉल्व कराते रहे और आप वो सॉल्व करते रहें और वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, इतने अच्छे समझ में आ जाए कि एक वक्त ऐसा आएगा बार बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारे स्टेप्स भी याद होंगे, सवालों के जवाब भी याद होंगे, सब कुछ। क्या लेकिन मसला ये है, क्या ये आपकी लर्निंग जो है वो ठीक लर्निंग है? नहीं फैसला हो सकता जब तक आप उन सवालों के अलावा सवाल सॉल्व करने को ना दिए जाएं और आप उन सवालों के जवाब अगर सही दे देंगे जो सवाल आपने पहले नहीं सॉल्व किए हुए हैं, तो फिर बात मानी जाएगी कि भाई आपने जो कुछ सीखा है वो सही सीखा है। अदरवाइज वो सिर्फ रट्टा है। रट्टे वाली बात को यहाँ भी की है, बिकॉज यू शुड नेवर टेस्ट अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन द सेम डाटा दैट यू यूज टू ट्रेन इट। Just because a model performs well on its training data doesn't mean it will perform well on the data it has never seen. जरूरी नहीं कि वो नेवर सीन डेटा पे सही परफॉर्म करेगा, कर रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा मॉडल है। एंड व्हाट यू केयर अबाउट इज योर मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द न्यू डाटा। और हमारी फिक्र क्या है? हमारी फिक्र है कि नए डेटा पे हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द लेबल्स। क्योंकि अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ट्रेनिंग डाटा के अंदर जो डेटा और लेबल्स होते हैं उनके आंसर तो मुझे पहले ही मालूम होते हैं, तो फिर मॉडल को मैंने किस लिए तैयार किया जब जवाब मुझे पहले ही मालूम है? डायरेक्ट जवाब में ऐसे डेटा के मालूम करना चाह रहा हूँ जो मेरे पास लेबल उनके नहीं है, इसका जवाब नहीं, तो उसी डेटा के ऊपर जवाब चाहिए मुझे। Obviously, you don't need your model to predict those. For instance, it is possible that your model end up merely memorizing a mapping between your training samples and the target. ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि आपका जो मॉडल है वो क्या कर ले भाई, वो सिंपल जो है मेमोराइजेशन कर ले, कौन से डेटा पर कौन सा लेबल जो है मैप करना है। वो उसके ऊपर कोई लर्निंग लगाई, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसने बस डेटा को देखा, उसको याद हो गए, जवाब याद हो गए, उसने थोड़ा सा ही डेटा देखा होगा, ये तो ये, लेकिन वो सिर्फ उस डेटा के लिए है जो डेटा वो बार बार देखा। अनसीन डेटा के साथ वो ऐसा नहीं कर सकेगा और हो सकता है जवाब गलत कर दे। तो जस्ट लाइक एमनेस डेटा सेट जो हमने पिछली एग्जाम्पल में किया, IMDb डेटा सेट कम्स पैक्ड विद द कैरस। ये डेटा सेट भी कैरस के साथ जो है वो पैक्ड है, हमें अलग से डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। पहले समझेंगे हम बुक के अंदर एग्जाम्पल को, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएंगे, फिर हम आखिर में एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट कर लेंगे। सबसे पहली बात वही इंपोर्ट, हमने फैशन एमनिस्ट किया, हमने एमनिस्ट किया, इस तरह IMDb इंपोर्ट किया, IMDb को हमने लोड किया। लोड करने के बाद जो है यहाँ पर एक पैरामीटर दिया हुआ है नम वर्ड्स 10,000। ठीक है, अब पहले हमें इस पैरामीटर को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। जो तो हमें मालूम है कि ट्रेन डेटा आ गया, ट्रेन लेवल्स आ गया, टेस्ट डेटा आ गया, टेस्ट लेवल आ गया। नंबर 10,000 का मतलब ये होता है, नीचे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है भाई, जो IMDb का जो डेटा सेट है वो
उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी कोई 2.5-3 लाख 5 लाख वर्ड्स होंगे। 50,000 का डेटा सेट है, तो हर रिव्यू के अंदर बड़े रिव्यू भी होंगे, छोटे रिव्यू भी होंगे। वर्ड काउंट अगर निकालें पूरे डेटा सेट का 50,000 रिव्यूज का, तो वी आर गोना फाइंड 4-5 लाख जो है ना हमारे पास वर्ड्स होंगे। अच्छा, अभी 4-5 लाख वर्ड जो है, अगर इनमें से भी जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार ले लूं, यानी यूनिक काउंट निकाल लूं, यूनिक वर्ड्स ले लूं, तो भी मेरा ख्याल है कि यूनिक भी जो है ना 50-60 हज़ार तो होंगे 5 लाख में। 10% 20% जो है वो यूनिक वर्ड्स होंगे। अच्छा, यूनिक वर्ड्स अगर 50-60 हज़ार हैं, तो ये यूनिक वर्ड जो 50-60 हज़ार हैं, इसको यानी उस पूरे डेटा सेट के अंदर जो वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है वो ये 50-60 हज़ार। अच्छा, ये 50-60 हज़ार वर्ड भी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं हमारे प्रोसेसिंग के लिए। वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादा हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये पैरामीटर देखा कि इन 50,000 वर्ड्स, वो वर्ड जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं उनको लेना शुरू कर दो। यानी एक वर्ड उठाया जो सबसे ज़्यादा बार आया, फॉर एग्जांपल उन 50,000 में से वो वर्ड जो है वो कोई 150 दफ़ा या 2,000 दफ़ा आया, तो वो उसका जो फ्रीक्वेंसी काउंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद कोई दूसरा वर्ड होगा, उसका फ्रीक्वेंसी काउंट टॉप वाले से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। फिर एक तीसरा वर्ड ऐसा आएगा उस लिस्ट में जिसका फ्रीक्वेंसी काउंट जो है वो सबसे, यानी यूँ समझ लो कि टोटल जो यूनिक वर्ड्स होंगे ना, उनको उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या किया, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, और जो टॉप के 10,000 वर्ड्स थे उनको डेटा के अंदर जो है वो शामिल रखा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ यही बात कहते हैं, द आर्ग्यूमेंट नम वर्ड्स मीन्स यू विल कीप द टॉप 10,000 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकेरिंग वर्ड्स इन द ट्रेनिंग डेटा। रेयर वर्ड्स विल बी डिस्कार्डेड, जो वर्ड्स कम बार आए हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। सर दिस अलाउस यू टू वर्क विद वेक्टर ऑफ मैनेजेबल साइज। इसकी वजह से आप जो है एक मैनेजेबल साइज का वेक्टर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये बात आपको समझ नहीं आएगी क्या कहना चाह रहे हैं मैनेजेबल साइज का वेक्टर, और ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। सर टेक्स्ट प्रोसेसिंग में तो इसमें हमने रेयर वर्ड को डिस्कार्ड कर दिया। ऐसा तो नहीं करते हम, उल्टा करना होता है इसमें तो, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड होते हैं वो कॉमन वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा स्टॉप वर्ड्स होते हैं, तो उनको हमें डिस्कार्ड करना होता है। हाँ, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, उल्टा नहीं लिखा हुआ, उल्टा नहीं लिखा हुआ। असल में जब हम अभी जो हम ये जो वर्ड्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये जो टेक्स्ट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग हम एक्चुअल में कर रहे हैं डेंस लेयर के साथ, ठीक है। यानी यूं समझ लें कि अभी इब्तिदाई मराहिल में हैं आप, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या हुई, डेंस लेयर से बढ़ के अगली लेयर में गई, तो फिर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो गई, एडवांस हो गई। नेटवर्क भी नया आ गया और उसको वर्ड्स के साथ डील करने का तरीके भी नए आए। अभी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया कि भाई स्टॉप वर्ड्स को हटा दिए जाए, लेमेटाइजेशन जो है वो लगा दी जाए, पंक्चुएशन जो है वो हटा दी जाए, कोई ऐसी बात जो है वो अभी नहीं की है, ठीक है। अभी सिर्फ क्या किया कि बहुत सारे जो रिपीटेड वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा दफा आए, वो उनको जो है वो क्या कर लिया गया, शामिल रखा गया। उसके अंदर जो है ना बहुत सारे क्या होंगे, गैर जरूरी वर्ड, प्रीपोजिशंस और इस तरह के आर्टिकल्स और ये सारे वर्ड भी जो है वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दफा रिपीट हो रहे होते हैं। तो वो होगा, क्योंकि मैंने कहा ना अभी समझ लें आप एक क्लासिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड्स टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए, एक क्लासिकल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप एडवांस हो जाएंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाएंगे, जब आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे,
यू विल सी द डिफरेंस। वहाँ पर वो आपकी सारी बातें जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो हो रही होंगी जो आपके दिमाग में आ रही हैं। तो इन दिस केस जो हमारे पास डाटा आ रहा है, ठीक है, वो बेसिकली डाटा हमारे पास वर्ड्स में नहीं आ रहा है, वो हमारे पास वेक्टराइज होके आ रहा है। यानी मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं कि अगर हमारे पास जो है एक रिव्यू लिखा हुआ है, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो जो हमारे पास डाटा में इन्होंने दिया है ना, तो डाटा में इसको टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ। डाटा में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डाटा के अंदर जो है हर एक वर्ड को क्या कर लिया जाता है, एक इंडेक्स असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, हर एक वर्ड को और एक पंक्चुएशन को और सबको जो है इंडेक्स असाइन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। हाँ बेटा शोर हो रहा था ना, आवाज नहीं जा रही थी क्लास में। इसको 3 दे दिया, इसको 4 एंड सो ऑन 5 6 7। अच्छा ये मैंने इंडेक्स। तो अब जो हमारे पास डाटा के अंदर अगर मैं रिव्यू को देखूंगा ना, तो हमारा रिव्यू जो है वो इस तरह इंडेक्स की वजह से इनकोडेड हुआ होगा, यानी नंबर्स में इनकोडेड हुआ होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टराइज्ड कर दिया है मैंने। ठीक है, हम जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे तो वहां पर हम बोलेंगे हमने टोकनाइज्ड कर दिया, टोकन बना के वेक्टराइज कर दिया। टोकनाइज, वेक्टराइज एंड टोकनाइज, ये जो मैंने एक एक चीज को अलग अलग किया है, इसको हम कहते हैं कि हमने टोकनाइज कर लिया है और हर टोकन को एक नंबर असाइन कर दिया है। इसको मैंने क्या है वेक्टराइज किया। तो अब जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ट्रेंड डेटा में से 0 उठा लो, यानी फर्स्ट रिव्यू उठा लिया जाए ट्रेंड डेटा में से, तो मुझे नंबर्स की शक्ल में नजर आ रहा है। हर नंबर के पीछे कौन मौजूद है, एक वर्ड मौजूद है जो हमें अभी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वेक्टराइज हुआ। इस तरह ट्रेन लेबल्स उठाया तो पहला लेबल जो है वो 0 पे 1 आ रहा है, एंड 1 स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड 0 स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक चीज जो यहाँ पर हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो है वो जो भी डाटा होता है, ठीक है, वो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी टेंसर की शक्ल में भेजना होता है। टेंसर के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो नंबर्स की शक्ल में होना चाहिए। अच्छा, अब मामला ये है कि जो हमारे पास जितना भी न्यूमेरिकल डाटा होगा वो तो न्यूमेरिकल डाटा होगा, लेकिन जो हमारे पास टेक्स्ट डाटा है वो बेसिकली न्यूमेरिकल नहीं है। अब मुझे ये बात समझनी है, जरा इस बात में मेरे साथ रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो मैंने इसको वेक्टराइज किया है, दिस के आगे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 0 क्या है, दिस 0 इज नॉट, ये 0 जो है वो नंबर नहीं है। ठीक है, वैसे है तो नंबर, लेकिन ये ऑर्डिनल नहीं है। जिस तरह जरा गौर करिएगा, हमने पिछली एग्जाम्पल में लेबल्स के साथ किया था, जो हमारे डिजिट का लेबल था, तो ये लेबल जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो हमने कहा लेबल नहीं है, बेसिकली वो कैटेगरी है। तो ये जो दिस को मैंने 0 असाइन किया है, दिस 0 will not be treated as a number, this will be treated as a category, नाम के तौर पे ट्रीट होगा, नेम। ठीक है, कि इस वर्ड का नाम जो है वो 0 है, यानी ये ऑर्डिनल डाटा नहीं है, न्यूमेरिकल 1 या 0 नहीं ट्रीट होगा, ये ट्रीट होगा उसके नाम के तौर पे, कैटेगोरिकल ट्रीट होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा के लिए जो है ना आपने समझना है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है।
तो यहाँ पर जो ये 1 और 14 लिखा हुआ आ रहा है, this 1 and 14 will not be treated as a numerical 1 and 14, 22. ये इस नाम ट्रीट होगा, लेकिन है तो ये नंबर। नाम ट्रीट करने के लिए क्या करूंगा, अब वापस जाएं अपनी पिछली एग्जाम्पल की तरफ जहां मैंने लेबल्स को नंबर दिए हुए थे कि ये डिजिट 5 है 6 है, तो वो मैंने कहा था नाम है लेकिन नंबर लिखे हुए हैं और सिस्टम को नंबर नहीं चाहिए, सिस्टम को नाम ही चाहिए। तो ये क्योंकि नंबर है, इसको नाम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ दोबारा इस पूरे डेटा को 1 हॉट इनकोड करना पड़ेगा। हर एक टोकन को 1 हॉट इनकोड करना पड़ेगा लाइक दिस कि मैं मूवी है, ये मूवी का जो है ना वो 4 लिखा हुआ है, मुझे इस मूवी के लिए जो 4 लिखा है, इस 4 को जो नंबर है, मैं इस 4 को क्योंकि मुझे कैटेगरी बनाना है, ठीक है, तो कैटेगरी बनाने के लिए फिर वही वाला काम करेंगे हम जो हमने पहले किया था कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास ये कितनी कैटेगरीज थी मेरे पास वहां पर क्लासेस की 10 कैटेगरीज थी 0 to 9 डिजिट्स के अंदर, ठीक है। और हमने क्या किया था भाई, उसके बाद यहाँ पर हमने ये काम किया था, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 कि हमने एक एक वेक्टर बनाना शुरू किया था, ठीक है। वेक्टर में क्या क्या किया हमने कहा भाई जैसे 4 की बात कर रहा हूँ तो 4 के अंदर भाई ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 बाकी 0 एंड सो। तो ये हमारा 4 जो है वो इनकोडेड हो गया था, एक लेबल हमारे पास ये कैटेगरी बन गया था। अब ये नंबर नहीं रहा था, 1 हॉट इनकोडेड वेक्टर फॉर्म में कैटेगरी बन गया था। अब इम्पोर्टेंट जो बात है, मेरी बात बहुत सुनिए, क्योंकि हमारे डाटा सेट के अंदर अगर वो न्यूमेरिकल डाटा सेट है और उस डाटा सेट के अंदर एक कॉलम ऐसा है जो कॉलम न्यूमेरिकल डाटा पे मुश्तमिल नहीं है, वो कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट्स पर है, ठीक है, तो आपको उस कॉलम को भी हम हमेशा क्या करना पड़ेगा, 1 हॉट इनकोड करना पड़ेगा। और यहाँ तो हमारा सारा डाटा ही किस पर है, अल्फ़ाबेट्स पे है, तो यहाँ पूरे डाटा को हमने 1 हॉट इनकोड करना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर 9 कैटेगरीज नहीं है, हमारे पास जो अल्फाज हमने चुने हैं वो कितने हैं भाई, 10,000 हैं, यानी 10,000 डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो हर एक वर्ड के लिए जो वेक्टर की लेंथ होगी वो कितनी होगी भाई, वो 10,000 डायमेंशनल होगी। 10,000 का वेक्टर होगा जिसमें एक दिस के लिए 0 होगा, बाकी 1 होगा, बाकी सब के लिए क्या होगा, 0 होगा, फिर इज के लिए 1 होगा, बाकी 9,999 जो है वो 0 होंगे। अच्छा ये देखो कि ये 10,000 भी हमें कितना बड़ा लग रहा है। अगर ये हम पूरी वोकेबलरी ले लेते, जो मैंने कहा यूनिक वर्ड्स की वोकेबलरी है, फ्रीक्वेंट वर्ड्स नहीं लेते पूरी, तो ये वेक्टर 50,000 का बनता एक वर्ड के लिए, 1 लाख का एक वेक्टर बनता। तो वो जो बात यहाँ पर कह रहे थे ना शुरू में, जो उन्होंने बात ये लिखी है कि भाई हम क्या करेंगे, रेयर्ड वर्ड्स विल बी डिस्कार्डेड, दिस अलाउस यू टू वर्क विद अ वेक्टर ऑफ मैनेजेबल साइज। ये रेयर्ड वर्ड डिस्कार्ड करने की वजह से आप 10,000 की रेंज के अंदर आ गए, अदरवाइज आपका जो वेक्टर बनता वो बड़ा अनमैनेजेबल साइज का होता है। खैर मैनेज हमने तो कोई फिर भी नहीं करना, हमने तो सिर्फ इंटर का बटन दबाना है, सिस्टम ने मैनेज करना है उसको, आपकी प्रोसेसिंग ने मैनेज करना है। तो लेकिन फिर भी वो 50,000 का वर्ड जो है वो क्या होता, बहुत बड़ा वेक्टर बन जाता। तो इस वजह से इस टेक्निक को यहाँ इस्तेमाल किया गया कि भाई कम करने के लिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उनको ले लिया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये वाली बात आपकी समझ में आ गई कि ये जो डेंस लेयर है ये इस सेंटेंस के ऊपर, इस सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर डिसाइड नहीं करने वाली कि ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों?
क्योंकि ये एक एक वर्ड को अलग प्रोसेस करेगा, डेंस एक एक वर्ड को अलग प्रोसेस करेगा, तो लिहाजा ये सिर्फ जो है ना वो एक वर्ड के ऊपर ही क्या कर लेगा, डिसाइड कर लेगा कि ये पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू। पूरे सेंटेंस की ग्रामर को और उसके सेंस को, उसकी सिमेंटिक्स को जो है समझने की कोशिश नहीं करता डेंस में। अगर टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे हम तो वो ये काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक वर्ड को देख के फैसला कर लेगा। इवन के बाद दफा इस वजह से एक्यूरेसी खराब भी होती है कि बाज वर्ड्स डुअल मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, वो उसको नेगेटिव ले लेता है, वो पॉजिटिव के तौर पे हो रहा होता है। या वो जिस तरह इसी में एक आगे मिसाल दी भाई, दिस मूवी इज डम। ये जो डम का वर्ड है ना, ये मुख्तलिफ सेंस में इस्तेमाल होता है, बैड वर्ड्स में भी इस्तेमाल होता है, गुड वर्ड्स में भी इस्तेमाल होता है। अब वो एक वर्ड के ऊपर जब ये डिसीजन लेने लगा है तो फिर उसको क्या होगी, ये यहाँ पर जवाब जो है वो गलत होने के चांसेस जो है होते हैं। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, डेंस लेयर के साथ। अगर मैं टेक्स्ट को प्रोसेस कर एक और सेंट दिस मूवी इज नॉट गुड, यानी कि अगर मैं इस तरह भी नॉट गुड कर अगर आप नॉट अगर यहाँ लिख देंगे दिस मूवी इज नॉट गुड, तो वो गुड की बिहाफ पे क्या कर लेगा, ये फैसला कर लेगा कि पॉजिटिव रिव्यू है, क्योंकि वो सिंगल वर्ड्स को जो है वो प्रोसेस कर रहा है वेक्टर बना बना के। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद डेंस लेयर। अगर आप डेंस लेयर यूज करेंगे टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, तो इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं हम आगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के चैप्टर में देखेंगे कि वहां पर क्या किया गया। एक सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि वेक्टर का साइज जो है ना बहुत ही ह्यूज है। यहाँ तो 50,000 की वोकेबलरी है। अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ जो पूरी किताब को पढ़ने के बाद जो है ना वो किताब का टाइटल जो है ना वो गैस करे, या वो राइटर का नाम जो है ना मुझे बता सके कि ये किताब कौन सा राइटर की लिखी भी हो सकती है। इन दिस केस पूरी 200, 400, 500, 1000 पेजेस की किताब होगी। यू कैन गैस कि कितनी वोकेबलरी होगी, और इन दिस केस आप ये गैस करें कि भाई कितना बड़ा वन हॉट इनकोडेड वेक्टर जो है ना वो बनने लगा है। तो ये इस वजह से प्रॉब्लमेटिक था। तो ज़रा फिर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया और इस काम को जो है वो रिकरेंट के थ्रू कराया गया, और ये वन हॉट इनकोडिंग के अलावा जो है ना फिर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसे एम्बेडिंग कहते हैं। तो एम्बेडिंग इंशाल्लाह जो हम वहीं पर पढ़ेंगे। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अभी तक कोई सवाल है, बात समझ में आ गई कि 10,000 वर्ड्स का मतलब क्या था, मैनेजेबल साइज का मतलब क्या था, और ये नंबर्स आ रहे हैं बेसिकली ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर ये ट्रीट होंगे उस वर्ड के, उस अल्फाबेट के नाम के तौर पे, और नाम को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगोरिकल डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर अभी देखते हैं क्या किया हुआ है। तो मैक्सिमम जो है वो कितना इंडेक्स आएगा, अभी पूरी ट्रेन डेटा की सीक्वेंस में से निकाला तो 9,999 जो है वो इंडेक्स आ रहे हैं। मैक्सिमम सबसे बड़ा इंडेक्स ये वो कोड है जिसको आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद आप ये डिकोडेड रिव्यू को प्रिंट करेंगे तो आपके पास पूरा रिव्यू जो है वो अल्फाबेट्स में लिखा हुआ आ जाएगा, डिकोड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जब ये हमें नंबर्स की शक्ल में नजर आ रहा है ना, वो रिव्यू डिकोड होके अल्फाबेट की शक्ल में आ जाएगा, आप पढ़ सकेंगे कि रिव्यू क्या है। कोड चला लीजिएगा। प्रिपेयरिंग डाटा, अब डाटा तो हमारे पास आ गया, हमें डाटा को नेटवर्क के लिए जो है ना प्रिपेयर करना है। पिछली एग्जांपल में जो आपने किया था याद है आपको, डाटा को रीशेप किया था, 255 से डिवाइड किया था। तो ये डाटा प्रिपरेशन और नेटवर्क दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। दो चीजें क्या है, एक तो ये है कि आप पैडिंग शुरू कर दें, पैडिंग इस्तेमाल करेंगे तो एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो अभी मैंने आपको एक समय पहले बताया। एम्बेडिंग लेयर लगाएंगे तो हम बाद में देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, वन हॉट इनकोड, जो अभी मैंने आपको समझाया कि वन हॉट इनकोड योर लिस्ट, तो लिखा हुआ है जो पूरे डेटा को क्या कर रहा है, वेक्टराइज कर रहा है। यानी थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे, सीक्वेंसेस की तादाद कितनी है, जितना हमारा डाटा है 25,000 का, डायमेंशन कितनी है 10,000 की है, हर एक वर्ड में क्या हो रहा है,
आपके पास हर एक वर्ड के लिए 10,000 डायमेंशन कॉलम्स है ना, 001 हर वर्ड के लिए जो है वो जीरोस की एक मैट्रिक्स बनाई और उसको जो है ना रिप्लेस कराना शुरू किया। तो आपका जो पूरा डाटा है ट्रेन का और टेस्ट का, ये सब कुछ जो है वो क्या हो जाएगा, 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नंबर्स आए हुए हैं यानी ये वाला जो डाटा है ये सब कुछ जो है वो 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, ये इसको कर सॉरी रिस्पेक्टेड जी सर, जोर से बोलिए बेटा। रिस्पेक्टेड सर सॉरी, एक सेंटेंस जो है वो क्लेरिफाई नहीं हुआ। ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिसेस 3 and 5 which would be ones, तो ये नहीं समझ आ रहा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे रिव्यू के अंदर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, गुड मूवी। क्या लिखा हुआ? गुड मूवी। गुड का इंडेक्स कितना है? 3 और मूवी का जो इनकोडेड इंडेक्स है वो कितना है? 5। अब मैं 3 के लिए जब क्या करूंगा, इनकोड करूंगा, तो बाकी सब क्या होगा? 0 ऑल एक्सेप्ट पूरा जो है 0 1 हो जाए, 1 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0। 5 के लिए करूंगा तो बाकी सब 0, बाकी 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि भाई ये एक सीक्वेंस मेरे पास क्या है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये दिस केस ये एक पूरी सीक्वेंस है। इसके अंदर मुझे नहीं पता कितने वर्ड होंगे, बाजार मुझे 6 नजर आ रहे हैं, डॉट डॉट डले मैंने, लेकिन वो जो सीक्वेंस दिखा रहा है उसमें सिर्फ 2 ही वर्ड्स आ रहे हैं। कौन से 2 वर्ड हैं? यानी 3 और 5। इनके पीछे जो कोई भी वर्ड होंगे आई डोंट नो, इनको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या यही होगा ना। अच्छा, जब 1 और इनकोड कर लिया तो अब एक्स ट्रेन हमने देखा 0-1 में हमारा वेक्टर कन्वर्ट हो गया। फिर जो वाई ट्रेन हमारा डाटा है, लेबल्स जो हैं, उसको हमने क्या कर लिया, अभी लेबल्स को भी हमने प्लॉटिंग पॉइंट में डाटा टाइप चेंज कर, लेबल को 1 नॉट इनकोड करने की जरूरत नहीं है इन दिस केस, क्योंकि लेबल हैं ही 2, 0 और 1। 2 के केस में 1 नॉट इनकोड की जरूरत नहीं पड़ती, 2 से ज्यादा होते तो 1 नॉट इनकोड की जरूरत पड़ जाती, लेबल को भी करना पड़ा। ठीक है, एक को 0 कह रहे हैं, एक को 1 कह रहे हैं तो ऑलरेडी 1। लेकिन अगर एक और लेबल होता न्यूट्रल का, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमने 2 दिया होता तो 2 इज अ नंबर, उसको लेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा 1 आउट इनकोड करना पड़ेगा तीनों के ऊपर, 0, 1 और 2 के ऊपर। तो यहाँ इसलिए लेबल्स को 1 आउट इनकोड नहीं किया गया है। लेकिन अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा डाटा सेट है जिसमें क्लासेस बाइनरी से ज्यादा हो रही हैं, तो फिर आपको लेबल्स को 1 आउट इनकोड करना पड़ेगा। अभी डाटा के अंदर हमने जो है वो 1 आउट इनकोड किया है, तो ये अब जहन में रहेगी आपके बात कि आपने अपने डाटा को देखना है कि कहाँ कहाँ 1 नॉट इनकोडिंग की जरूरत है। डाटा के अंदर अगर कोई ऐसा डाटा आ रहा है जो नॉन न्यूमेरिक है, 1 नॉट इनकोड होगा। लेबल के अंदर अगर बाइनरी लेबल्स से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा लेबल हैं, तो 1 नॉट इनकोड होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया। मैं इसकी थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ नेटवर्क का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसको। ये आपको वो जो है एक्टिवेशन फंक्शन की बात की जा रही है कि एक्टिवेशन फंक्शन जो लिनियरिटी किस तरह जो है वो ये नॉन लिनियरिटी में कन्वर्ट करता है। हमारे पास जो है वो जितने भी सिग्मॉइड, रिलू, सॉफ्टमैक्स, ये सारे के सारे जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहलाती है। रिग्रेशन आमतौर पर रिग्रेशन एल्गोरिथम होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है। आर्किटेक्चर कैसा डिफाइन हो रहा है, इनपुट आएगा वेक्टराइज्ड टेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, वेक्टराइज्ड टेक्स्ट, जो हमने कर लिया है, खाली टेक्स्ट नहीं होगा, वेक्टराइज हुआ होगा, हमने कर लिया है। पहली लेयर में 16 यूनिट्स, दूसरी लेयर में 16 यूनिट्स, फिर उसके बाद आखिर में 1 यूनिट और उसकी प्रोबेबिलिटी के बाद आउटपुट। यही स्ट्रक्चर बनाया है। इनपुट शेप 10,000 डायमेंशनल होगी, क्यों? क्योंकि हर वर्ड को अलग अलग प्रोसेस करेगा और हर वर्ड के लिए 10,000 डायमेंशनल वेक्टर जो है वो मौजूद है। तो 16, 16, 16, 1 ये चलेगा,
सिग्मॉइड आखिर में लगा हुआ है, बाइनरी क्लास होगी तो 2 प्रोबेबिलिटीज में आंसर चाहिए, ठीक है, तो सिग्मॉइड यूज करेंगे। अगर 2 से ज्यादा क्लास हैं, मल्टी क्लासेस हैं, तो फिर सॉफ्टमैक्स जो है वो एल्गोरिथम यूज करेंगे हम। तो सिग्मॉइड जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए होगा, सॉफ्टमैक्स जो है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए होगा, जो 2 से ज्यादा होंगी और 1 यूनिट में हमें आंसर चाहिए कि वो रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये हमारा आर्किटेक्चर था। उसके बाद ये वही लिखा हुआ है कि नॉन लिनियरिटी वगैरह कैसे हो रही है। ऑप्टिमाइजर आपने सिलेक्ट किया, आरएमएस प्रॉप, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज होगा। अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। मैट्रिक्स जो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसके अंदर जो हमने एक्यूरेसी मालूम करनी है कि कितना डेटा में से कितने आंसर जो है वो सही उसने प्रेडिक्ट किए हैं। ऑप्टिमाइजर्स को जो है ना मजीद हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने जब यहाँ पर मॉडल जो क्रिएट किया है तो सिर्फ 2 ही और ऑप्टिमाइजर जो है कंपाइल के अंदर पैरामीटर के तौर पे आ गया। अगर मुझे इसको मजीद कॉन्फ़िगर करना है, लर्निंग रेट अप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं ऑप्टिमाइजर्स को अलग से इंपोर्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकता हूँ। तो आप जब इसको चला रहे होंगे तो इट्स अप टू यू कि आप ये वाला कंपाइल कॉपी कर लें या ये वाला कंपाइल कॉपी कर लें, लेकिन अगर जवाब आप सेटिस्फैक्टरी नहीं है आंसर से तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, पैरामीटर्स को ट्यून करना पड़ता है। इसी तरह लॉसेस के अंदर भी जो है ना आप लॉसेस करके बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, उसकी टाइप, कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी, सीटीसी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ये बाइनरी एक्यूरेसी है क्योंकि 2 क्लासेस हैं हमारे पास, तो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आई है दोबारा, दैट इज वैलिडेटिंग योर अप्रोच। वैलिडेटिंग अप्रोच क्या होती है? हमने अब जो काम किया था वो क्या था भाई कि हमारे पास, या भी हमने अपने चैप्टर के शुरू में भी जो डिस्कशन किया है उसके अंदर हमने यही देखा है कि हमारे पास जो है वो डाटा हमने क्या किया अभी टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट के अंदर तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही था हमारे पास डाटा जो है टेस्ट सेट ट्रेनिंग सेट, 2 हमारे पास जो है ना वो 25,000 का जो है हमारे पास ट्रेनिंग और हमारे पास टेस्टिंग। देखिए ट्रेनिंग और हमारे पास जब हम मॉडल बना लेते हैं और उसको ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं आपसे एक यहाँ पर एक केस आपको सुना रहा हूँ जिससे आपको वैलिडेशन अप्रोच जो है उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना हमें कोई एग्जाम देना है, ठीक है, और एग्जाम में अपेयर होने का हमारे पास एक चांस, जरा इसको समझिएगा। अब मैं आपकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ एग्जाम के लिए, और जब आपकी ट्रेनिंग हो गई, मैं आपकी ट्रेनिंग से सेटिस्फाई हो, ट्रेनिंग किस तरह हो रही है, मैं आपको सवाल सॉल्व कराया जा रहा हूँ, आप सॉल्व किए जा रहे हैं, मैं आपको सवाल क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा हूँ, आप किए जा रहे हैं, और आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह सॉल्व करने आ गए, मैं ट्रेनिंग में देख रहा हूँ। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ट्रेनिंग के दौरान जो क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं वो सिमिलर क्वेश्चन है। असल पता कब चलेगा? टेस्टिंग में पता चलेगा। अब ट्रेनिंग में आप बहुत अच्छे हो गए, हमने आपको जो है भेज दिया टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग में आपका यानी अगर ट्रेनिंग में रिजल्ट जो है वो 95% था, तो भाई टेस्टिंग के अंदर यही रिजल्ट जो है ना फॉर एग्जांपल 50% हो गया, यानी आप बुरी तरह जो है ना क्या हो गए, टेस्टिंग में फेल हो गए।
अब इशू क्या है? तो ये इशू हो गया कि आप फेल हो गए, ये तो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन एक इशू ये है कि अब हमारे पास हमारे मॉडल के लिए कोई डेटा अनसीन नहीं। एक इशू ये कि टेस्टिंग डेटा भी अब क्या हो चुका है हमारे लिए, ट्रेनिंग की तरह एक्सपोज हो चुका है। प्रॉब्लम ये है। और नया डेटा अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम रिलायबल अनसीन डेटा अपने मॉडल को कैसे देंगे जब टेस्ट भी एक्सपोज हो गया? तो अब तरीकेकार ये होगा कि हम अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर से कुछ डेटा क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, स्लाइस कर लेंगे, और इस कुछ डेटा को जो है वो हम क्या नाम दे देंगे कि हमारा वैलिडेशन डेटा। सर ट्रेनिंग और टेस्टिंग की रेशियो क्या होगी मोस्टली? ये आमतौर पे जो है ना, आमतौर पे ये 70 और 30 होती है। 70% ट्रेनिंग और 30% टेस्टिंग। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है, वीडियो टेक्स्ट हो या इमेजेस हो, किस्म से मसला नहीं होता, क्वांटिटी से मसला होता है। अगर क्वांटिटी कम है तो ज़ाहिर है हमें ट्रेनिंग अच्छी करानी है तो हम ट्रेनिंग डेटा के अंदर ज़्यादा रखते हैं, 70% रख देते हैं। लेकिन क्वांटिटी अगर इनफ है कि भाई ट्रेनिंग के अंदर भी चल जाएगी तो टेस्टिंग में भी ज़्यादा डेटा कर, जैसे इस वाले केस के अंदर 50-50% किया है ना, ठीक है। तो आमतौर पे जो है 80-20 भी चलता है, 70-30 भी चलता है, और बहुत ज़्यादा डेटा है तो 50-50 भी कर देते हैं। चलो ठीक है यार, ट्रेनिंग को कम नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए इनफ डेटा तो 50% निकाल दो। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ डेटा। अब हमने क्या कर लिया, वैलिडेशन अप्रोच कर ली। वैलिडेशन अप्रोच में क्या है कि भाई अब मसला, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो मैं अच्छी ट्रेनिंग करा रहा था और आई वाज हैप्पी कि भाई आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन आपके पास एक ही चांस था टेस्ट देने का और आप फेल हो गए, यू हैव लॉस्ट द चांस। तो अब मैं अगली दफा जो है ना, जब और लोगों को ट्रेनिंग करा रहा तो आई विल बी मच केयरफुल अबाउट दिस कि भाई ये बात सही नहीं कि भाई क्लास में तो ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन बात ये कि एग्जाम में जाके फेल हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, ठीक है मुझे ये नहीं पता चल रहा है, मुझे ये तो पता चल रहा है कि भाई देखे वाले क्वेश्चन तो ये रोजाना मजे से चटके जा रहे हैं, अनदेखे सवालों के साथ इनका मामला क्या है। तो अब रोजाना जो है ना क्या होगी, रोजाना ट्रेनिंग होगी, समझिए, ठीक है, रोजाना ट्रेनिंग होगी और रोजाना ही जो है वो आपकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। क्या बात कह रहा हूं मैं, रोजाना ट्रेनिंग होगी और रोजाना टेस्टिंग होगी। यानी आप जब एक ईपॉक चलेगा और आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसी ट्रेनिंग के बाद आपकी जो है ना वैलिडेशन डेटा, जो आपके लिए कैसा डेटा है, अनसीन डेटा है, उसके ऊपर जो है ना आपका टेस्ट भी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि पहले दिन के बाद आपकी अनसीन डेटा के लिए, देखे डेटा का तो मसला ही नहीं है ना, बार बार देखे हुए डेटा का तो मसला। वैलिडेशन के लिए डेटा हम ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग में से कुछ ले रहे हैं, तो ये अनसीन होगा या सीन होगा? थोड़ा सा मैं इसमें अनसीन होगा ना, ट्रेनिंग में से पहले ही ले लिया, अभी ट्रेनिंग तो शुरू ही नहीं करी, तो अनसीन हो गया ना, टेस्ट की तरह वो भी अनसीन हो गया, ठीक है। आप टेस्ट से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस अनसीन होना चाहिए। आप इस तरह कर लें कि थोड़ा डेटा ट्रेनिंग से निकाल लें, थोड़ा डेटा टेस्टिंग से निकाल लें, उन दोनों को मिला के एक वैलिडेशन डेटा बना लें। अप टू यू। नंपाई हमने पढ़ा हुआ है, स्लाइस करना हमें आता है, हम कर लेंगे। तो अब क्या होगा, हर ईपॉक के बाद जो है वो क्या होगी, ट्रेनिंग होगी और वैलिडेशन होगी, ट्रेनिंग होगी वैलिडेशन होगी, यानी अब रोजाना टेस्ट हो रहा है, शाम में क्विज हो रहा है। तो अब जो आपकी परफॉर्मेंस होगी ना, वो मेरे लिए क्या होगी, काफी सेटिस्फैक्टरी होगी कि अब अगर मैं इनको फाइनल अटेम्प्ट के लिए बोर्ड के एग्जाम में भेज दूं तो आई एम श्योर कि ये लोग जो है ना वो सही परफॉर्म करेंगे। तो यही काम जो है वो मॉडल में भी किया जा रहा है कि भाई तो तुम ट्रेनिंग में तो बड़े अच्छे चल रहे, टेस्ट में जाके लुढ़क गए, अब टेस्ट डेटा भी एक्सपोज हो गया, अब कहाँ से लाऊं डेटा। तो अगली बार क्या किया गया कि भाई टेस्ट डेटा उस वक्त तक नहीं दूंगा
टेस्ट डेटा उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक मैं वैलिडेशन में सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ, जब तक फाइनल में नहीं बिठाऊंगा। ठीक है ना, स्कूल में होता है ना, प्रिलिमिनरी एग्जाम हो रहे हैं, बच्चा स्कूल के एग्जाम में फेल हो गया तो वो टीचर कहता है बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं बिठाऊंगा जब तक पास नहीं होगा। तो बिल्कुल यही चीज है। अब क्या किया, आप वैलिडेशन डेटा सेपरेट कैसे किया? देखो, ट्रेंड डेटा में से बोला कि शुरू के 25,000 में से 10,000 रिकॉर्ड्स को उठा के इसमें डाल दो एक्स वैलिडेट, और उस 10,000 से ऑनवर्ड जो 25,000 तक डेटा है उसको पार्शियल एक्स ट्रेन में डालो। अब ट्रेंड डेटा दो हिस्सों में टूट गया, वैलिडेशन डेटा और पार्शियल एक्स ट्रेंड डेटा। ठीक है, दो हिस्सों में टूट गया हमारा ट्रेंड डेटा, वैलिडेशन और पार्शियल ट्रेंड डेटा। इस तरह जब डेटा को तोड़ा है तो लेबल को भी, क्योंकि लेबल साथ जाने हैं उसी अंदाज में लेबल भी चलेगा। ठीक है, मॉडल डॉट फिट जब चलाएंगे तो फिट के अंदर देखो ट्रेनिंग में क्या दे रहा हूँ, और पार्शियल वाइड रेंज, इपॉक्स इतने चला दो, बैच साइज इतना है। वैलिडेशन डेटा के अंदर जो है वो दोनों वैलिडेशन दे दी, एक्स वैलिडेशन और वाई, डेटा और लेबल वैलिडेशन के भी साथ दे दिए, साथ दे दिए। साथ देने के बाद जो है ना वो आपने इपॉक्स चला दी, फिट्स मेथड चला दिए तो आपके इपॉक्स चलना शुरू हो जाएंगे, फिर आपका आंसर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं जो है ना एग्जाम्पल रन कर रहा हूँ जाके कोलैब के ऊपर, ये सारा डिस्कशन हमारा हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है जीरो इंडेक्स उठा लिया हमने, इतना बड़ा डेटा, एक रिव्यू है, इतना बड़ा, कोई बड़ा ही फारेस बंदा था, लिखते ही चला गया, इतने वर्ड लिख दिए। इसका लेबल 1 है, 9,999। ये आपके पास वो कोड लिखा हुआ है जिसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं और डिकोडेड रिव्यू चेक करूं तो इट विल गिव यू द इन द वर्ड्स फॉर्म। ये पूरा रिव्यू आ गया। डेटा प्रिपरेशन में वही काम किया, हमने वेक्टराइज किया। तो यहाँ पर हमने वेक्टराइज करने के लिए एक पाइथन का जनरल फंक्शन और कैटेगोरिकल का फंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेट का डायरेक्टली कर देता है, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट डेटा बन गया, ट्रेंड डेटा, हमने ये टाइप चेंज कर दी उसकी, टाइप के बाद हमने यहाँ ये नेटवर्क बनाया, नेटवर्क होने के बाद ये हमने ऑप्टिमाइजर लर्निंग रेट वाला मैं चला देता हूँ, पर ये वाला नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, बल्कि ये आखिर वाला चला देता हूँ। ऑप्टिमाइजर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि सेल चलाया नहीं। तो चलिए हमारा ऑप्टिमाइजर वैलिडेशन हमने किया, वैलिडेशन के बाद फिट मेथड चलाया वैलिडेशन। ये अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसको एग्जीक्यूट किया, अब चल रहा है। 20 इपॉक्स में से पहला इपॉक चल रहा है, पहले इपॉक में ट्रेनिंग भी होगी और वैलिडेशन भी निकलेगा, यानी दोनों चीजें होंगी। तो हर रोजाना क्लास, रोजाना को टेस्ट, थोड़ी देर वेट करता है फिर वैलिडेशन निकालता है। अब दोनों एक्यूरेसी आ रही है। तो ये 20 इपॉक चल गया हमारे पास। अब इसमें हम जरा इसको देखते हैं कि देखें बाइनरी एक्यूरेसी 70% है और यहाँ वैलिडेशन में ज़्यादा आ रही है। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा केस है। यहाँ 90 हो गई लेकिन वैलिडेशन में 88 है, 92। अब ट्रेनिंग में 20 इपॉक के बाद हम कहाँ पहुँचे? 99.97 पे।
जबकि वैलिडेशन में यानी ये भी एक तरह की टेस्टिंग है, के अंदर हमारा 86, 86, 86, 87, 87.5, 88, 88, 89 तीसरा इपॉक ऐसा है जहाँ एक्यूरेसी जो है हमारी सबसे ज़्यादा गई। तो इससे ये भी पता चल गया कि हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे लिए है, इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर रखना है तो 3 इपॉक से ज़्यादा चलाना फजूल है, क्योंकि उसके बाद मॉडल की लर्निंग जो है वो क्या हो रही है, ओवरफिट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अब मैं रोज़ाना टेस्ट ले रहा हूँ ना, तो मैं टेस्ट डेटा में ले जाऊँ इसको। अदरवाइज मैं अपने मॉडल को यहीं पर क्या करूँ, दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो फिर मैं आगे चलूँगा। जब मैंने यहाँ पर एक इजाफा किया है कि जो भी डेटा आया है उसे मैंने हिस्ट्री के अंदर जो है वो सेव करा लिया। ये पूरा जो लॉग बन रहा है, ये सारा लॉग जो है वो हिस्ट्री में चला गया। अब यहाँ हिस्ट्री को इस्तेमाल किया कि हिस्ट्री के अंदर जाओ, हिस्ट्री नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो डिक्शनरी है, उसको इसमें सेव कर दो। सेव करने के बाद हिस्ट्री की हमने कहा डिक्शनरी दे दो। कोई बता रहा है कि भाई हिस्ट्री डिक्शनरी में 4 चीज़ें आई हैं, लॉस ट्रेनिंग का, एक्यूरेसी ट्रेनिंग की, वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी, जो 4 चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। ठीक है, ये कीज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ में ये पूरे 20 वैल्यू आ रही होंगी। मैं यहाँ निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई सॉरी इधर रख के, इधर मैं क्या कहूँ भाई हिस्ट्री अंडरस्कोर डिक्शनरी ICT डॉट वैल्यूज अगर उठाऊं तो ये चारों की जो है ना वैल्यू हमारे पास, मैजिक फंक्शन रखिए, चारों की हमारे पास ये 20-20 वैल्यू आ जाएंगी जो रिकॉर्ड वहाँ पे आ रहे हैं। तो मुझे वैल्यू चाहिए नहीं, मैं ग्राफ प्लॉट करना है ताकि मैं ग्राफिकली जो है वो अपनी जो भी प्रोसेसिंग हुई है उसे आसानी से समझ सकूँ। क्या किया अभी, मैटप्लॉटलिब, उसके बाद ये कह रहा है अभी मैटप्लॉटलिब ACC नामी कोई चीज़ नहीं है। हाँ सही कह रहा है, ACC नहीं, वहाँ पर हमारा नाम क्या है, बाइनरी एक्यूरेसी है। मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, बाइनरी एक्यूरेसी। ये आपके पास भी एरर आएगा तो इसको आप हैंडल कर लीजिएगा, की का एरर अगर आप, वैलिडेशन एक्यूरेसी नहीं है बल्कि क्या है, वैलिडेशन बाइनरी एक्यूरेसी है। तो ये की जो है उसको चेंज कर लीजिएगा। लॉस में लॉस है, ठीक है, और वैलिडेशन लॉस में क्या किया अभी, इपॉक्स 20 इपॉक्स चले हैं तो वहाँ से एक्यूरेसी भी 20 आ रही होंगी, इसलिए डायनामिक बनाने के लिए अगर इपॉक्स बढ़ाएंगे कम ज़्यादा करेंगे तो ये यहाँ पर रेंज जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अगर आप हार्ड कोडेड रेंज 20 लिख देंगे या 21 लिख देंगे और वहाँ पे जाके इपॉक्स कम ज़्यादा करेंगे तो फिर यहाँ पर गड़बड़ आएगी। यहाँ पर आपको मैनुअल करना पड़ेगा। अभी क्या किया है कि जितने इपॉक हैं उतनी एक्यूरेसी आ रही है, तो डेफिनेटली जो है ना जितनी एक्यूरेसी उतनी इपॉक है, पता चल जाएगा। तो डायनेमिकली वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा कि इपॉक कितने हैं। तो इपॉक्स को एक्स एक्सिस पे रखा है और लॉस को वाई एक्सिस पे रखा है। इपॉक्स को एक्स एक्सिस पे रखा है, वैलिडेशन लॉस को वाई एक्सिस पे रखा है। इनका ग्राफ जब प्लॉट किया तो ये ग्राफ भी हमें वही चीज़ बताएगा जो हम सीखना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ट्रेनिंग के अंदर देखो लॉस मुसलसल क्या होता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है, 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 और 0 पे आ गया लॉस। यानी लॉस 0 पे आने का मतलब एक्यूरेसी 100% चली गई। लेकिन जब वैलिडेशन है, वैलिडेशन जो है वो 2, 2.5 और 3 इपॉक के बाद क्या हो गया, यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया इस पॉइंट पे, और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 इपॉक्स जो है वो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो गुड है। इधर जो है वो बाइनरी एक्यूरेसी अगर चला दूं तो अब ये लॉस का ग्राफ था, we can use it as a ACC
वैलिडेशन ACC, अच्छा ACC चल जाएगा। ACC नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये मैंने कमेंट लगा दी क्योंकि ये ACC और VALCC की वैल्यू मैं यहाँ पहले ही निकाल चुका हूँ, ये दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब ये बता रहा है कि एक्यूरेसी जो देखो बढ़ती गई, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ने के बजाय थोड़ी देर बाद क्या हुई, कम होना शुरू हो गई। तो ये हमने देखा। इसके बाद अगर मैं सेटिस्फाई हूँ इससे, तो अब ब्लॉक डायग्राम है ये अंडर फिटिंग है, जैसे एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। नहीं ओवर फिटिंग है ना, राइट, ओवर फिटिंग है कि ट्रेनिंग में एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है लेकिन वैलिडेशन में कम होती जा रही है, तो ओवर फिटिंग की तरफ जा रही है। यहाँ से ओवर फिटिंग शुरू हो गई 3 इपॉक के बाद। 3 इपॉक के बाद हमें मॉडल को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, वैलिडेशन में अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो मुझे अपने मॉडल की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया, मुझे वो हाइपर पैरामीटर्स मालूम चल गए जिसके ऊपर मेरे रिजल्ट जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। तो अब मैं अगली दफ़ा क्या करूँगा, मैं अपने मॉडल को स्क्रैच से डिफाइन करूँगा और वही हाइपर पैरामीटर रखूँगा जो मैंने यहाँ सेट किए। देखो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्रैच से मॉडल बनाए, वही हाइपर पैरामीटर रखे। इपॉक्स कितने चलाएं, 4 इपॉक्स, ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, ओवरफिट हो रहा है। और यहाँ पर मैंने कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं दिया, ओरिजिनली ट्रेन डेटा दिया और ट्रेन लेवल दिए और इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट डेटा दिया, क्योंकि अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी और वो सही लर्निंग करेंगे, ओवरफिट नहीं होंगे। इसलिए मैं आराम से जो है उनको टेस्ट में भेज सकता हूँ। तो स्क्रैच से रीडिफाइन करने के बाद जो है वो 4 इपॉक्स चला दिए, एंड दीज 4 इपॉक्स विल बी मोर फ्रूटफुल देन दोस 20 इपॉक्स। तो ये 4 इपॉक्स के बाद जो है वो 87% जो है वो एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ गई। ठीक है, फिर हम टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शन भी चला सकते हैं। प्रेडिक्शन जब चला रहे हैं वो हमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है, 0.5 से ज़्यादा वाले पॉजिटिव हैं और 0.5 से नीचे वाले नेगेटिव हैं। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं, लेयर्स को चेंज करना है, फला चेंज करनी है, लॉस परसेंट चेंज करना है, फला चेंज करना है। हर तरह से आपने जो है वो क्या करना है, अपने मॉडल को डिफरेंट अंदाज में चलाने के बाद अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है। ठीक है, कि मैं क्या चीज़ चेंज करने से क्या हो रहा है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? सर प्रिडिक्शन जो है वो टेस्ट डेटा पे होती है, ट्रेन डेटा पे? नहीं, प्रिडिक्शन जो है ना वो आम तौर पे ना टेस्ट डेटा पे होती है ना ट्रेन डेटा पे होती है, क्योंकि दोनों ही पुराने हो चुके हैं हमारे लिए। कोई नया डेटा यूजर लाए और सिर्फ हम कहें भी चलो प्रिडिक्ट कर लो, कोई नया रिव्यू लाए, लेकिन क्योंकि अभी हम वो डाटा नहीं है, आप ऐसा ये भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने वैलिडेशन डेटा निकाला था ट्रेनिंग के अंदर से, उसी तरह से आप टेस्टिंग में से थोड़ा डाटा जो है ना वो गायब कर लें और प्रिडिक्शन के लिए, ताकि बिल्कुल ही 0 मीटर डाटा हो, प्रिडिक्शन की भी पूरा टेस्ट डेटा ना दे, तो जेन्युइन प्रिडिक्शन आपके पास हो जाएगी। वरना टेस्ट डेटा तो हम पहले भी क्या कर चुके हैं, यूटिलाइज कर चुके हैं। तो इस वजह से जो है वो मज़ा नहीं आएगा प्रिडिक्शन में। खैर, तो आप टेस्टिंग में से 10,000 रिकॉर्ड जो है वो प्रिडिक्शन के लिए भी चुरा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगी, नोटबुक में शेयर करा दूंगा इंशाल्लाह आपको, लेकिन ये एग्जाम्पल आपने करनी है और इसके बाद वाली एग्जाम्पल भी करनी है। इसके बाद वाली है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हैं, वो जो एग्जाम्पल है वो मूवी रिव्यू क्लास भी होगी, इसके अंदर मूवी नहीं न्यूज़ वायर